हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज सैरोगेट की। ये भी क्वेश्चन मतलब पूछा गया है, एक बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने ये लिख लिया है। तो सैरोगेट की होती क्या है? ए सैरोगेट की इन एसक्यूएल सर्वर इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रो इन अ टेबल। यूनिक आइडेंटिफायर होता है सैरोगेट की, मतलब वही कैंडिडेट की तरह ही आप समझ लो, है ना। इट जस्ट अ की। यूजिंग दिस की वी कैन आइडेंटिफाई अ यूनिक रो. There is no business meaning for surrogate key. This type of key is either database generated or generated via the another application. ठीक है। कभी कभार डेटाबेस भी जनरेट करता है इस टाइप की कीज़ को, और इन्हीं टाइप की को हम लोग सैरोगेट की कहते हैं। सैरोगेट की इज जस्ट अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द ईच रो। यूनिक आइडेंटिफायर होता है हर एक रो के लिए। इट मे यूज एज अ प्राइमरी की ऑल्सो। हम लोग इसे एज अ प्राइमरी की भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सैरोगेट की शुड हैव द फॉलोइंग करेक्टर्स। क्या क्या होना चाहिए? यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। द की इज जनरेटेड बाय द सिस्टम, इन अदर वर्ड ऑटोमेटिकली जनरेटेड। ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड होनी चाहिए। ऑटोमेटिक जनरेटेड मतलब जब हम लोग आइडेंटिटी कॉलम डिफाइन नहीं करते हैं तो वहाँ पे एक की जनरेट होती है, तो उसी को सैरोगेट की भी बोल देते हैं। द की इज नॉट विजिबल टू द यूजर, नॉट अ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के पार्ट नहीं होना चाहिए और यूजर को डिफाइन मतलब दिखाई नहीं देनी चाहिए। इट इज़ नॉट कंपोज ऑफ मल्टीपल कीज। ठीक है, मल्टीपल की से कंपोज नहीं होनी चाहिए, केवल एक ही कॉलम होना चाहिए। देयर इज नो सिमेंटिक मीनिंग ऑफ द की, है ना। एग्जाम्पल ऑफ सैरोगेट कीज है आइडेंटिटी कॉलम। एसक्यूएल सर्वर में जो होता है वो सैरोगेट की होता है। GUID होता है और इसके अलावा UUID होता है। ठीक है, तो ये है। तो ये आप पॉज करके ये आप लिख लीजिएगा। तो गाइज ये थी सैरोगेट की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेबल वेरिएबल। टेबल वेरिएबल क्या होता है? तो ए टेबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर द कंप्लीट टेबल ऑफ डेटा इनसाइड इट। तो ये डेफिनेशन आप याद रखिए, बहुत छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है। ठीक है ना, और ये डेफिनेशन आपका मतलब जो इंटरव्यू पूछेगा ना वो पूरा कंप्लीट कर देगा। बाकी आप ये एग्जांपल बता सकते हैं। टेबल वेरिएबल जैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग वेरिएबल को, उसी टाइप से हम इस टेबल को भी करते हैं। साथ में हम यहाँ पे कॉलम डिफाइन कर देते हैं। तो ये क्या करेगा? टेबल का जो भी डेटा होगा उसे हम स्टोर कर सकते हैं टेबल वेरिएबल के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट आर टेम्पररी टेबल्स। तो टेम्पररी टेबल्स हैं क्या? तो टेम्प टेबल इज जनरली क्रिएटेड टू स्टोर द सेशन स्पेसिफिक डेटा। मतलब मान के चलो मैं डेटाबेस यूज़र 3-4 लोग यूज़ कर रहे हैं, एक साथ 4 लोग यूज़ कर रहे हैं। तो एक मेरा सेशन क्रिएटेड है, एक दूसरे का क्रिएटेड है, एक तीसरे का क्रिएटेड है, इस टाइप से होगा। जब भी मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है मैं क्रिएट करता हूँ एक लोकल टेम्पररी टेबल। तो वो एक मेरे सेशन को, मेरा जो स्पेसिफिक सेशन है उसका डेटा स्टोर करेगी। जैसे ही मेरा सेशन मैं अपने डेटाबेस को क्लोज कर दूंगा तो वो टेबल जो है ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी। इसका मतलब ये है। ठीक है। टाइम टेबल्स आर अवेलेबल ओनली टू द सेशन दैट क्रिएटेड दैम. These tables are automatically destroyed at the termination of the procedure or session that created them. ठीक है, कोई सेशन हो या स्टोर प्रोसीजर हो, जब तक वो है तब तक ये टेबल बची रहेंगी, और जब तक वो सेशन या फिर स्टोर प्रोसीजर क्लोज होगा तो ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। These tables can be created at runtime and do many kind of operation that a normal table can do. तो जो हम लोग DML ऑपरेशंस करते हैं वो सेम हम लोग टेम्पररी टेबल्स पे भी कर सकते हैं। इन एसक्यूएल सर्वर ऑल टेम्पररी टेबल्स आर प्रेजेंट इन द टैम्प डीबी डेटाबेस। ठीक है, जो टैम्प डीबी डेटाबेस होता है उसमें अवेलेबल होती हैं टेम्पररी टेबल्स। दो टाइप की होती हैं। पहला होता है लोकल टाइम टेबल, दूसरा होता है ग्लोबल टाइम टेबल। अब हम दोनों में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है, क्योंकि डिफरेंस हमसे मोस्टली पूछा जाता है ना। तो लोकल टाइम टेबल्स आर अवेलेबल ओनली द सेशन दैट क्रिएटेड दैम। मतलब जो सेशन उन्हें क्रिएट, जैसे मैंने मेरा पर्टिकुलर सेशन है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ टेबल, तो वो मेरे सेशन तक अवेलेबल होगी। इसका मतलब ये है। ग्लोबल टेम्पररी टेबल्स आर द टेम्पररी टेबल्स दैट आर अवेलेबल टू ऑल सेशन एंड ऑल यूजर्स। इसका क्या मतलब है? मान के चलो हम 10 लोग काम कर रहे हैं और मैंने एक ग्लोबल टेम्पररी टेबल क्रिएट कर ली। तो मैं अगर मेरा सेशन बंद भी हो जाए ना, मैं उसको डेटाबेस को क्लोज भी कर दूं, तो जो बाकी के 9 लोग हैं
उनको वो ग्लोबल टेम्परेरी टेबल दिखेगी, और वो जब तक दिखेगी जब तक कि जो लास्ट सेशन अवेलेबल है, जब तक कि वो क्लोज नहीं हो जाता। वो क्लोज हो जाएगा तो ये भी ड्रॉप हो जाएगी। लोकल tables are automatically destroyed at the termination of the procedure or the session that created them. But in case of once this table has been created by a connection like a permanent table, then it is available to any user by any connection. Any user by any connection available. Local temp tables are only available to the current connection for the user, और ये जो ग्लोबल टेम्परेरी टेबल आर ड्रॉप्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द लास्ट सेशन यूजिंग द टेम्परेरी टेबल्स हैज कंप्लीटेड। तो हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, जो सिंगल पाउंड साइन है उसका यूज़ करके हम लोग लोकल टाइम टेबल क्रिएट करते हैं, और जो डबल पाउंड साइन है उसका यूज़ करके हम लोग ग्लोबल टेम्परेरी टेबल क्रिएट करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ कि व्हेन टू यूज़ द टेम्परेरी टेबल, कब यूज़ करनी चाहिए, when we are doing the large number of row manipulation in the stored procedure। मान के चलो हमारे पास में एक टेबल है और उनके कॉलम्स पे हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अगर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और उससे डेटा इफेक्ट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले उसको टेम्परेरी टेबल में डेटा को डालेंगे, और फिर टेम्परेरी टेबल पे हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फिर हम लोग चेक लगाएंगे कि अगर डेटा मतलब ठीक है, after the operations data is working fine, in that case we can like again insert that particular data to the main table। so ये होता है इसका एक्चुअल यूज, जो टेम्परेरी टेबल्स है उसका मेन यूज यही होता है, ठीक है। नाउ दिस इज यूजफुल टू रिप्लेस द कर्सर, जो कर्सर को रिप्लेस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। टेम्परेरी टेबल का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। वी कैन स्टोर द रिजल्ट सेट डेटा इनटू अ टाइम टेबल, देन वी कैन मैनिपुलेट द डेटा फ्रॉम देयर। व्हेन वी आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स जॉइन ऑपरेशंस, जब हमारे पास में कॉम्प्लेक्स जॉइन ऑपरेशन हो तो उस केस में भी हम लोग टेम्परेरी टेबल्स का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज ट्रांजैक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कई बार पूछा गया है मुझसे, हालांकि मैं इसका गोल गोल ही जवाब दे पाया हूँ, ज़्यादा अच्छे से नहीं दे पाया क्योंकि ना पढ़ा था या ना पढ़ने का मन किया। पर आप लोगों के लिए मैंने मतलब कुछ बता दिया था तो वो बना लिया था, तो वो मैं बता देता हूँ। ट्रांजैक्शंस group a set of tasks into a single execution unit. Each transaction begins with the specific job and ends when all the tasks in the group successfully completed. If any of the task fails, any of the task fail, the transaction fails. Therefore, a transaction has only two results, success or the failure। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या क्या होती हैं, ये वो एसिड प्रॉपर्टी होती हैं, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होती है, द आउटकम ऑफ ए ट्रांजेक्शन कैन आइदर बी कंप्लीटली सक्सेसफुल और कंप्लीटली अनसक्सेसफुल। द होल ट्रांजेक्शन मस्ट बी रोल्ड बैक इफ वन पार्ट ऑफ इट्स फेल। तो इन द केस ऑफ एटॉमिसिटी ये होता है। कंसिस्टेंसी, ट्रांजेक्शन मेंटेन इंटेग्रिटी रिस्ट्रिक्शंस बाय मूविंग द डेटाबेस from one valid state to the another। Isolation, concurrent transaction are isolated from one another, assuring the accuracy of the data। Durability, once a transaction is committed, its modification remain in effect even if the event of a system failure। देखो भाई, मैंने तो ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ा था, ट्रांजेक्शन, एसेट प्रॉपर्टी है ना, नॉर्मलाइजेशन, ये सब चीज़ें कॉलेज में पढ़ा है भाई, तो ज़्यादा तो कुछ याद नहीं है मुझे। लेकिन मैं आपको नॉर्मली अभी जो एसक्यूएल में मैंने काम किया उसके हिसाब से मैं ट्रांजेक्शन्स के बारे में बता देता हूँ। जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस ट्रांजेक्शन को मतलब ऑथराइज करने के लिए कि यहाँ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग बिगिन, ट्रान, कमिट, रोल बैक, इनका यूज़ करके हम लोग ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हैं। बाकी ये प्रॉपर्टी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये मैं सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बताऊंगा। ये जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का डेटाबेस है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा जो 4 मंथ का एसक्यूएल का कोर्स है। फिलहाल तो मुझे नहीं आता भाई, है ना, वो जितना मैंने पढ़ाया बस इतना ही मैं बताता हूँ,
इंटरव्यू को, ये रट लिया था मैंने, वो भी आप ही बताइएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्राई पास, ट्राई कन्वर्ट एंड द ट्राई कास्ट। सबसे पहले बात करते हैं ट्राई पास की। इट कन्वर्ट्स स्ट्रिंग डेटा टाइप टू टारगेट डेटा टाइप्स, डेट और न्यूमेरिक। ठीक है, तो ट्राई पार्स क्या करता है, जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसको टारगेट डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल सोर्स डेटा इज अ स्ट्रिंग टाइप, अब कोई स्ट्रिंग टाइप में डेटा है एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट टू अ डेट टाइप, तो वहाँ पे हम लोग ट्राई पास यूज़ करेंगे। एंड इसका क्या होता है, इफ़ द कन्वर्जन अटेम्प्ट फेल इट रिटर्न्स नल, ये एक्सेप्शन रिटर्न नहीं करेगा, बस नल रिटर्न कर देगा। तो ये इस टाइप से होता है। एक वेरिएबल लिया हमने फेक डेट, है ना, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिया, और सेलेक्ट ट्राई पार्स, और यहाँ पे हमने ये वेरिएबल लिया एज ए डेट, हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे नल रिटर्न करेगा। ठीक है, सेम ट्राई कन्वर्ट, सो इट कन्वर्ट्स द वैल्यू टू a specific data type and return null if the conversion fail. For example, the source value is in string format and needs date integer format, then it will help us to achieve the same, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे करें तो सेलेक्ट ट्राई कन्वर्ट इंट सैम्पल टेक्स्ट हम लोगों ने दिया, तो ये 1 2 3 इस टाइप से रिटर्न कर देगा, है ना। बाकी अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो नल रिटर्न करेगा। बाकी जब डेट टाइम है हमारे पास, मतलब इंटीजर टाइप में, तो इसने ये रिटर्न कर दिया अगर वैल्यू नहीं है, तो अगर वैल्यू है तो ये इस टाइप से डेट रिटर्न करेगा। ठीक है, ट्राई कास्ट, इट कन्वर्ट्स द वैल्यू टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप एंड रिटर्न नल इफ द कन्वर्जन फेल। फॉर एग्जाम्पल द सोर्स वैल्यू इज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट में कोई भी डेटा दिया हुआ है एंड we need it in double or the integer format, then it will helps us to achieve it। डबल वगैरह लेना है तो उस केस में ये हमें रिटर्न करता है ना। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो देख लीजिएगा, मैं बाद में इसको बताऊंगा, मतलब डीपली बात करेंगे इस पर जब 4 मंथ का स्क्वेल कोर्स में हम लोग बात करेंगे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द varchar एंड nvarchar। varchar क्या है, नॉन यूनिकोड वेरिएबल लेंथ करेक्टर है ना, और इट स्टोर ओनली द नॉन यूनिकोड डेटा, इट टेक्स ओनली द 1 बाइट पर करेक्टर। एन वेरिएबल क्या होता है, ये यूनिकोड वेरिएबल लेंथ करेक्टर है, इट कैन स्टोर नॉन यूनिकोड एज वेल एज द यूनिकोड। तो यूनिकोड डेटा क्या क्या होता है, जैसे हिंदी जापानीज इस टाइप की डेटा को स्टोर करना है तो आपको फिर डेटा टाइप एन वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश टाइप का डेटा अगर आपको लेना है तो। इट्स टेक ओनली द 2 बाइट्स पर करेक्टर, 2 बाइट पर करेक्टर ये स्टोर करता है। ठीक है, एक फॉर द यूनिकोड और सेकंड फॉर द नॉन यूनिकोड। तो ये था यूनिकोड एंड द नॉन यूनिकोड। ये हालांकि मुझसे किसी ने पूछा नहीं, लेकिन पहले पूछा गया था कभी, मतलब पहले, मतलब 4 5 साल पहले पूछा गया था, तो बस मैंने लिख लिया है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ हाउ टू ऑप्टिमाइज ए स्टोर प्रोसीजर। ये तो भाई मतलब डेफिनेटली पूछा जाएगा, चाहे आप सपोर्ट फील्ड में जा रहे हो, .NET डेवलपर बनने जा रहे हो, या फिर आप SQL डेवलपर बनने जा रहे हो, तो भैया ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। मतलब 10 में से 10 इंटरव्यू में पूछा जाएगा, एक हो सकता है चला जाए, नहीं तो 10 में 10 में पूछा जाएगा। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं वो मैं बता देता हूँ, है ना, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। यूज सेट नॉन काउंट ऑन। सेट नॉन काउंट क्या करता है, ये एक स्टेटमेंट होता है, जब भी हम लोग अपडेट इंसर्ट डिलीट करते हैं ना, तो नीचे बताता है कि 4 रो इफेक्टेड, 5 रो इफेक्टेड। तो इस टाइप को प्रोटेक्ट रोकने के लिए वो नॉन काउंट, मतलब वो काउंट ना करे, इसीलिए हम लोग सेट नॉन काउंट ऑन करते हैं। तो इससे क्या रहता है कि जो टाइम वो उसे रो को काउंट करने में लगा रहा है वो नहीं लगाएगा, तो इससे जो स्टोर प्रोसीजर है वो हमारा फास्ट काम करेगा। ठीक है, नाउ यूज स्कीमा नेम बिफोर द ऑब्जेक्ट। स्कीमा नेम क्या होता है, स्कीमा नेम होता है डेटाबेस का नाम। जैसे हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल कर रहे हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DBO डॉट एम्प्लॉय करें, तो वो ज़्यादा सही रहता है ना। क्योंकि जब भी हम लोग देखो, अगर हम डेटाबेस का नाम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, अभी तो जैसे हम लोग डेटाबेस से हम लोग कॉल कर लेते हैं इजली,
सिंगल डेटाबेस से। जब भी हमें मल्टीपल डेटाबेस का काम होता है ना, अगर डीवीओ नहीं यूज़ करते हैं तो वो सर्च करता है दोनों ही डेटाबेस में, तो उस केस में वो टाइम लगाता है उस ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए, इसीलिए हम लोग डीवीओ डॉट एम्प्लॉय लगा यूज़ करते हैं। नाउ यूज एग्जिस्ट इन स्टेड ऑफ काउंट, जहाँ भी आप लोग काउंट स्टार यूज करते हैं भाई, काउंट की जगह पे आप एग्जिस्ट यूज कीजिए, तो इससे ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। दिस एसक्यूएल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स concern the use of exist method. If you want to check if a record exists, use exist instead of count. While count scan the entire table, count जो है वो entire table को scan करता है, exist नहीं करता। This will give you the better performance. तो ये हो गया, तो exist हम लोग ऐसे यूज करते हैं, if exist। बाकी हम लोग हाँ ऐसे करेंगे, select exist भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बिगिन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब है यूज नो लॉक, जब भी आप लोग टेबल को सिलेक्ट कीजिए तो नो लॉक का यूज कीजिए, है ना। यूज नो लॉक विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है। और जहाँ भी हम लोग जैसे सिलेक्ट के बाद में कहीं कहीं हम लोग डायरेक्ट स्टार ले लेते हैं, मान के चलो कोई स्टोर प्रोसीजर है, उसमें हम लोग ने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल ऐसे करके लिया हुआ है, तो वो भी हमें नहीं लेना चाहिए। स्टार की जगह पे हमें कॉलम के नेम स्पेसिफाई करने चाहिए कि सिलेक्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी, इस टाइप से हमें डिफाइन करनी चाहिए। इस बात को भी याद रखिएगा, ये भी एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर के ऑप्टिमाइजेशन के लिए ठीक है। अवॉइड टेम्प टेबल्स, द टेम्परेरी टेबल्स का मतलब यूज़ हमें अवॉइड करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके उतना। टेम्परेरी टेबल यूजुअली इंक्रीज अ क्वेरीज कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज़ सजेस्टेड टू अवॉइड द टेम्परेरी टेबल्स, ठीक है। क्रिएट प्रॉपर इंडेक्स, प्रॉपर इंडेक्स क्रिएट करना है। अब लोग पूछते हैं कि भाई इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेता है कि भाई हमें कैसे पता चले कि हमें किस कॉलम पे इंडेक्स क्रिएट करनी चाहिए। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि जो भी कॉलम आपके वेयर क्लाउज में होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आप लोगों को मोस्टली उन कॉलम्स पे आपको इंडेक्स यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। 1 मिनट दीजिए जरा मुझे। तो ये हुए ऑप्शंस एंड चलते हैं नेक्स्ट पे, है ना। तो प्रॉपर इंडेक्सिंग ये तो आपको करनी है, तो इस स्पीड जब भी सर्चिंग करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है ना। अब यूज जॉइन क्वेरी इंस्टीड ऑफ द सब क्वेरी, सब क्वेरी आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो उसकी जगह पे आपको अक्सर करके जॉइन ही यूज़ करनी चाहिए, जो हम लोग एक्चुअल में करते ही हैं। सब क्वेरी कोई कम ही यूज़ करते हैं, तो लेकिन जॉइन हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो ये हमारे जो स्टेप्स थे, ये टोटल स्टेप हैं जो आप लोग पूछते थे ना कि भाई एक रियल टाइम एग्जांपल बता दो कि स्टोर प्रोसीजर को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो इसी टाइप से ऑप्टिमाइज करते हैं। आगे चल के जो 4 मंथ का जो एसक्यूएल सर्वर का कोर्स है, उसमें मैं आप लोगों को और बताऊंगा, है ना, तो कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रिगर्स इन एसक्यूएल सर्वर एंड गिव मी अ रियल टाइम एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ ट्रिगर। तो ये भी मोस्टली पूछा ही जाता है ना। तो चलिए इसको बढ़ते हैं आगे। तो ट्रिगर होता क्या है? ट्रिगर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर प्रोसीजर विच फायर्स व्हेन एन इवेंट अकर्स इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में कोई भी इवेंट अकर होती है तो वहाँ पे ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर होते हैं। ये स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर प्रोसीजर होते हैं। लोग पूछ भी लेते हैं कि वाई एंड द व्हेन यूज टू ट्रिगर। व्हेन वी यूज अ ट्रिगर when we want some event to happen automatically in a certain desirable scenario। जब भी हमें कुछ इवेंट मतलब ऑटोमेटिकली हमें करवानी है, कुछ इवेंट हमें फायर करवानी है, तो उस केस में हम लोग ट्रिगर का यूज़ करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक वी हैव अ टेबल दैट चेंज फ्रिक्वेंटली। कोई टेबल है हमारे पास में जो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है। नाउ वी वांट टू नो हाउ मेनी टाइम्स एंड व्हेन दीज चेंजेस टेक प्लेस। तो कब कब ये चेंजेस हुए हैं ये हमें चेक करना है। तो ऑडिट के पर्पज से हम लोग ये ट्रिगर्स का यूज़ करते हैं। इन केस यू कैन क्रिएट अ ट्रिगर दैट विल इंसर्ट द डिजायर्ड डेटा इनटू द अनदर टेबल व्हेनेवर एनी चेंज द मेन टेबल अकर्स, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ट्रिगर का जो मतलब ट्रिगर का जो डेटा है, जो मतलब जहाँ पे हम लोग ऑडिट के पर्पज में एक नई टेबल क्रिएट करते हैं, जो ट्रिगर हुए टेबल का रिकॉर्ड अपने पास में मेंटेन करती है, उसी टेबल को हम लोग मैजिक टेबल भी बोलते हैं।
ठीक है, ये याद रखिएगा मैजिक टेबल क्या होता है। जब भी हम लोग ट्रिगर परफॉर्म करते हैं तो ट्रिगर का जो मेंटेन है, जो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो टेबल क्रिएट होती है, जो टेबल काम करती है, और ये टेबल हम खुद क्रिएट करते हैं, ध्यान रखना, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होती है। उसी को हम लोग बोलते हैं मैजिक टेबल। चलिए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगर। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के ट्रिगर होते हैं। कौन से होते हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और लॉग ऑन ट्रिगर। ठीक है, तो 3 ट्रिगर होते हैं। पहले होता है डेटा डेफिनेशन ट्रिगर, जहां भी हम लोग डेटा के डेफिनेशन में चेंज करते हैं, मतलब क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप व्यू, ठीक है, अल्टर टेबल, ये क्या है? ये चेंजेस है, डीडीएल कमांड है। तो जहाँ भी हम लोग डीडीएल कमांड यूज़ करते हैं, इन पे जो ट्रिगर हम लोग परफॉर्म कराते हैं उन्हें हम डीडीएल ट्रिगर कहते हैं। तो एग्जांपल क्या है? क्रिएट ट्रिगर, इसको हम लोग सेफ्टी बोल सकते हैं ऑन डेटाबेस। मान के चलो मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई टेबल है उसे कोई डिलीट करे या अपडेट या उसके किसी कॉलम का नाम वगैरह चेंज करे, तो उस केस में मैं उस पर एक ट्रिगर लगा दूंगा, है ना। उस ट्रिगर को लगा दूंगा तो बस सिंपल वो मैसेज दे देगा, यू कैन नॉट लाइक क्रिएट, ड्रॉप एंड अल्टर। डीएमएल ट्रिगर दो तरह के होते हैं, आफ्टर ट्रिगर, इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। द डेटाबेस use manipulation language DML command event that begin with insert, update and the delete set of the DML triggers। ठीक है, सबसे पहले DML triggers 2 टाइप के होते हैं, आफ्टर ट्रिगर, है ना। अब इसमें हम लोग फॉर और आफ्टर क्लाउज यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए। तो द आफ्टर ट्रिगर यूजिंग द फॉर आफ्टर क्लाउज फायर्स आफ्टर द एसक्यूएल सर्वर फिनिश। जो एसक्यूएल की क्वेरी है वो फिनिश होने के बाद में ये फायर होते हैं, है ना। द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्शन सक्सेसफुल दैट द फायर। मान के चलो हम कोई डेटा इंसर्ट करा रहे हैं, इंसर्ट के केस में क्या है? डेटा इंसर्ट हुआ, डेटा इंसर्ट के बाद में हम क्या करेंगे कि जो भी डेटा इंसर्ट हुआ है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक मैजिक टेबल क्रिएट करेंगे, उस मैजिक टेबल में डेटा स्टोर करा देंगे। तो ये वाले ट्रिगर हमेशा बाद में फायर होंगे, है ना। तो आफ्टर अपडेट आ गया इसमें, तो अपडेट के बाद में जो भी होगा वो ये फायर होगा। अगला है इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। इंस्टीड ऑफ ट्रिगर फायर्स बिफोर द एसक्यूएल स्टार्ट। जो एसक्यूएल कमांड होती है वो उसके स्टार्ट होने से पहले वो ये फायर होते हैं, ठीक है। और ये है इसका सिंटैक्स, इंस्टीड ऑफ दे देंगे, फिर डिलीट वगैरह जो भी करना है वो सब हम लोग इजीली कर सकते हैं ट्रिगर्स के थ्रू। तो ये हुए थे ट्रिगर, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। तो लॉग ऑन ट्रिगर्स क्या होते हैं? लॉग ऑन triggers are fired in response to a log on event when a user session is created with a SQL Server instance after the authentication process of the logging is finished, but before establishing a user session, the log on events takes place। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, है ना। हो गए ये सारे क्वेश्चंस। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बाकी के 10 क्वेश्चंस और बताऊंगा, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।